नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मित्रों, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और खेती की घटती जमीन की वजह से खाद्यान्न संकट पैदा हो रहा है। ऐसे में मछली पालन न सिर्फ रोजगार बढ़ाने का एक बढ़िया साधन हो सकता है, बल्कि ये खाद्यान्न की समस्या को भी काफी हद तक दूर कर सकता है। ऐसे में जो किसान भाई अपने खेत के पास पड़ी खाली जमीन पर तालाब बनाकर या अन्य साधनों के जरिए मछली पालन करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज हम लाए हैं बेहद अहम जानकारियां। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मई के इस महीने में खरीफ की फसल के पहले आपको खेतों की तैयारी कैसे करनी है, इस बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन उसके पहले एक नज़र खबरें खेती की और मंडी भाव पर। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सिंचाई रकबा बढ़ाने सरकार प्रतिबद्ध। उन्नत तकनीकी से उत्पादन दोगुना करें। जैविक खेती वर्तमान समय की मांग। फर्टिगेशन का महत्व और खनिज मिश्रण पशुओं के लिए उपयोगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार प्रदेश से अधिक सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने के प्रति संकल्पित है। टीकमगढ़ में अगले साल बांध सुजारा बांध परियोजना से जिले के 2 लाख एकड़ क्षेत्र में फसलों की सिंचाई होगी। इसके बाद कृषि क्षेत्र में टीकमगढ़ का नाम पंजाब और हरियाणा से भी आगे निकल जाएगा। श्री चौहान ने टीकमगढ़ में बुंदेलखंड सृजन 2017 के तहत राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी और किसान मेले का समापन कर रहे थे। प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि किसान भाई खेती में उन्नत तकनीकी अपनाकर कृषि उत्पादन दोगुना कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मिट्टी परीक्षण से लेकर सारी कृषि क्रियाएं आधुनिक तकनीकी से करने की जरूरत है। श्री बिसेन ने विगत दिनों विदिशा कृषि उपज मंडी में कृषि महोत्सव समापन के दौरान यह बात कही। कृषि मंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि विदिशा कृषि उपज मंडी को राष्ट्रीय स्तर की मंडी बनाने हेतु 75 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। किसानों के बीच कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदिशा जिले में 50 कस्टम हायरिंग केंद्र खोले जाएंगे। जैविक खेती करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग न हो तथा इसके स्थान पर जैविक उत्पाद का उपयोग अधिक से अधिक हो। जैविक खेती से कार्बनिक खादों का उपयोग एवं जीवाणु खाद का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत फसल अवशेषों का उचित उपयोग, जैविक तरीकों द्वारा कीट व रोग नियंत्रण करना प्रमुख है। फसल चक्र में दलहनी फसलों को अपनाना एवं मृदा संरक्षण क्रियाएं अपनाना जरूरी कृषि कार्य है। जैविक खेती में पशुधन का होना अत्यंत आवश्यक है। इससे भूमि की उर्वर शक्ति बरकरार रहती है। फर्टिगेशन सिंचाई जल के साथ उर्वरक पोषक तत्वों को पौधों को प्रदान करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सिंचाई जल और पोषक तत्वों को एक साथ फसल की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया को सतही सिंचाई प्रणालियों में भी अपनाया जा सकता है, किंतु इसमें पोषक तत्वों की लीचिंग द्वारा हानि होने की संभावना बनी रहती है। फर्टिगेशन के मुख्य लाभ पोषक तत्वों की खपत, दक्षता में सुधार एवं उच्च फसल उत्पादन प्राप्त करना है। उर्वरक की खपत दर में कमी की संभावना एवं उर्वरक किसी भी समय प्रदान किए जा सकते हैं। पोषक तत्वों को फसल की मांग के अनुसार तय किया जा सकता है। दुधारू पशुओं जैसे गाय, भैंस आदि को कई तरह के खनिज पोषक तत्वों की शरीर के विकास एवं जनन हेतु आवश्यकता होती है। मुख्य खनिज तत्वों में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन एवं सल्फर सम्मिलित किया गया है एवं सूक्ष्म आवश्यक खनिज तत्वों में आयरन, जिंक, मैग्नीज, तांबा, आयोडीन, कोबाल्ट एवं सेलेनियम को सम्मिलित किया गया है। खनिज मिश्रण मुख्य रूप से बछड़ों के विकास दर को बढ़ाता है, अतः बछड़ों में जल्दी परिपक्वता आती है। नर एवं मादा में प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। पशुओं में प्रजनन अंतराल को कम करता है, फलस्वरूप उत्पादकता बढ़ाता है। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सबसे पहले जानते हैं मसूर के प्रति क्विंटल भाव। बिछिया में न्यूनतम 3,325 रुपए और अधिकतम भी 3,325 रुपए। बैतूल में न्यूनतम 3,340 रुपए और अधिकतम 3,345 रुपए। बीना में न्यूनतम 3,000 रुपए
और अधिकतम 3,560 रुपए और दतिया में न्यूनतम 3,460 रुपए और अधिकतम भाव भी 3,460 रुपए रहा। इसके बाद जानते हैं सोयाबीन के प्रति क्विंटल भाव। भोपाल में न्यूनतम 2,500 रुपए और अधिकतम 2,840 रुपए। देवास में न्यूनतम 2,430 रुपए और अधिकतम 2,933 रुपए। गंजबा सौदा में न्यूनतम 2,245 रुपए और अधिकतम 2,860 रुपए और इछावर में न्यूनतम 2,010 रुपए और अधिकतम भाव 2,940 रुपए रहा। अंत में जानते हैं गेहूं के प्रति क्विंटल भाव। आगर में न्यूनतम 1,440 रुपए और अधिकतम 1,760 रुपए। अजयगढ़ में न्यूनतम 1,625 रुपए और अधिकतम 1,628 रुपए। बड़वाहा में न्यूनतम 1,625 रुपए और अधिकतम भी 1,625 रुपए और भिंड में न्यूनतम 1,450 रुपए और अधिकतम भाव 1,590 रुपए रहा। कृषि महोत्सव खेती को लाभकारी बनाने के लिए व्यापक अभियान प्रदेश के समस्त जिलों में 15 अप्रैल 2017 से जारी है। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान। इस अभियान का मुख्य अंग है कृषि महोत्सव। किसानों से जुड़े सभी विभागों की है भागीदारी। सबको मिलेगी योजनाओं की जानकारी। पंचायत स्तर पर किसानों की आय दोगुनी करने की कार्य योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ। मिट्टी की जांच के निशुल्क मृदा स्वास्थ्य पत्रक। जैविक खेती के तरीकों की प्राप्त होगी जानकारी। सीखेंगे कैसे नियंत्रित हो कीट और पौधों की बीमारी। दूध उत्पादन में वृद्धि के उपाय। फल फूल और सब्जी का उत्पादन बढ़ाने के साथ गुणवत्ता बढ़ाने की तकनीक। बूंद बूंद से अधिक उत्पादन की योजना होगी साकार। टपक सिंचाई और फव्वारा सिंचाई की योजना का होगा प्रसार। हर जिले को मिलेंगे नए कस्टम हायरिंग केंद्र। कृषि यंत्रों और तकनीकी बदलावों को सीखने और प्रयोग में लाने के सुनहरे अवसर। नई और लाभकारी फसलों के साथ उन्नत किस्मों का ज्ञान, प्रशिक्षण, संगोष्ठियां, मेले और साथ ही अपनी समस्याओं के त्वरित निदान। किसानों को खुशहाली, गाँव का विकास। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो मित्रों, आपने हरित क्रांति यानी हरियाली से जुड़ी और श्वेत क्रांति जो कि दुग्ध उत्पादन से जुड़ी थी उनके बारे में सुना होगा। आज हम बात करेंगे नील क्रांति के बारे में। नील क्रांति यानी कि मछली पालन। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें थोड़े से आप पूंजी लगा करके बहुत ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मछली पालन में आपको क्या सावधानियां रखनी है, इन दिनों उसमें क्या नई उन्नत तकनीकें इस्तेमाल की जा रही हैं, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में विशेषज्ञ हैं डॉक्टर RK उपाध्याय, जो कि मत्स्य वैज्ञानिक हैं केंद्रीय मत्स्य शिक्षण संस्थान में। सर, आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सर, हमारे किसान भाइयों को आप यही बताइए कि जब आजकल किसान भाई की शिकायत रहती है कि जब हमें खेती के लिए पानी नहीं मिल पा रहा तो मछली पालन कैसे करेंगे, तो मछली पालन का महत्व क्या है और किसान भाई कैसे इसे कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। किसान भाइयों, ये हमारे लिए एक ज्वलंत हमारी समस्या है कि दिनों दिन हमारे जल स्रोत से पानी की जो लेवल है वो कम होते जा रहा है, पानी नीचे से आते जा रहा है। तो हमें पानी का संधारण करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस ओर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमें पानी का संरक्षण करना, पानी को सहेज के रखना गाँव में बहुत ज़रूरी हो गया है। तो एक छोटी सी बात किसान भाइयों इस कार्यक्रम के मार्फत से आपको बताना चाहता हूँ
कि हमारे गांव की गलियां हैं, गलियों से साल भर चौपाए निकलते हैं, गोबर गिरता है, सूख जाता है। और बरसात के मौसम में इन गलियों से जो पानी बहकर जाता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद होता है जो नाले में और नदी से बह के हमारे गांव से बाहर निकल जाता है। तो हम पंचायत के माध्यम से हम गली के बाहर एक तालाब बना दें और उस पानी को, जो गलियों से पानी बहकर जो बाहर जाता है उसको इकट्ठा कर लें। दूसरी गली के बाहर एक तालाब बना के हम उस पानी को इकट्ठा कर लें। इसके कई फ़ायदे हैं। तो ये बताइए कि जो हमारे किसान भाई अब पारंपरिक खेती करके या पशुपालन के अतिरिक्त आय कमाना चाहते हैं, वो मछली पालन की क्या तैयारियां करें? आपने ठीक कहा, अब हमारा बरसात का मौसम आने वाला, जुलाई अगस्त में अगले महीने से हमारी बरसात शुरू हो जाएगी। तो इस समय हमारे किसान भाई हमारे तालाबों को तैयारी शुरू कर दें। तालाबों में दो तरह के तालाब होते हैं, एक वार्षिक तालाब होते हैं और मौसमी तालाब होते हैं। तो जो मौसमी तालाब हैं वे इस समय सूखने लगेंगे और उन तालाबों से आप 2 से 4 इंच मिट्टी को निकाल कर बाहर कर दीजिए, क्योंकि जो ऊपर की कीचड़ गाद वाली जो मिट्टी होती है जिसमें पोषक तत्व बहुत कम होते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, उसको निकालना, उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। और जो हमारे वार्षिक तालाब हैं जिसमें पानी सूखता नहीं है, ऐसे तालाबों में से आप अवांछनीय मछलियों का उन्मूलन, आप जलीय पेड़ पौधों का उन्मूलन कर दीजिए और उसको तुरंत पूरी तरह से बाहर कर दें। साथ ही साथ जो पिछले साल आपने मछलियां तालाब में डाली थी उन मछलियों को निकाल कर इस समय बाजार में आप बेच दीजिए। क्योंकि कभी आप ये गलती ना करिए कि पुरानी मछली तालाब में है और नई मछली आप छोटे छोटे बच्चे डाल देंगे तो छोटे बच्चों की वृद्धि नहीं होती है और पुरानी मछली की मात्रा भी कम होती जाती है और नई मछली की वृद्धि भी नहीं होती। तो इस समय आप सारी मछली को निकाल के बाहर कर दीजिए, बेच दीजिए। जो अवांछनीय मछलियाँ उनका उन्मूलन कर लीजिए। आप डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि मछली के बीज कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और क्या कोई ट्रेनिंग सेंटर भी है जहाँ किसान भाई सीख सके कि मछली पालन उन्हें कैसे करना है? आपने ठीक कहा। किसान भाइयों, इसकी जो मछली के जो बीज हैं वो अलग अलग हैचरी से हमारे मध्य प्रदेश में भी मिल रहे हैं। राज्य शासन की भी कई सारी हैचरीज भी हैं और साथ ही साथ कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। पर मैं एक मुख्य बात आपको बताना चाहता हूँ कि केंद्रीय मछली संस्थान जो केंद्र पवारखेड़ा में बना हुआ है, ये हमारा केंद्र है जहाँ पर विभिन्न प्रजातियों की मछली के बीज आपको शासकीय दर पर, सस्ते दर पर आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें आप कोई भी मछली, जो मछली आप चाहें उस मछली का बीज हमारे यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ मगुर मछली के बीज और झींगा जो है उसके बीज भी हमारे यहाँ उपलब्ध होते हैं। तो किसान भाई हैं, आप हमारे यहाँ आकर इन मछलियों के बीज जुलाई अगस्त में ले सकते हैं। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहता हूं कि हम लोग विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमारे केंद्रीय मछली संस्थान केंद्र पवारखेड़ा में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारे यहाँ पर होते हैं। आप उसमें यहाँ पर आकर और ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। और मैं निश्चित ही, चूँकि एक बहुत ही एक व्यावसायिक रूप में आप यदि इसको करना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग इसका ले लें हमारे यहाँ आकर। उन्नत तकनीकें क्या क्या हैं आजकल मछली पालन के लिए? आपने ठीक कहा, इस समय मछली के उन्नत कई सारे तरीके हैं। जैसे कि एक तालाब में विभिन्न सतह होती है, ऊपरी सतह, मध्यम सतह, नीचे की सतह। इन सभी सतहों की मछलियाँ, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ जो अलग अलग सतह पे पाई जाती हैं, आप उनको सामूहिक रूप से डालें, जिसको हम कंपोजिट फिश कल्चर कहते हैं। उनकी अलग अलग मात्रा में डालें। साथ ही साथ में जो विभिन्न प्रकार के आजकल जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल के खाद आ गए हैं, उनको आप अपने मछली के जो संपूरक आहार आप देते हैं उसमें आप उसको मिला कर डालें, तो उससे निश्चित ही मछली की वृद्धि बहुत तेजी से होती है और मछली की वृद्धि अच्छी होती है। साथ ही साथ उन्नत तरीके में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब आप मछली को बाजार में बेचें तो बाजार की मांग के अनुसार मछली को बाजार में बेचें। जैसे कि हमारे यहाँ बाजार में 1 किलो से 3 किलो की मछली के दाम ज़्यादा होते हैं, तो हम उस तरह की मछली को निकालें। कब मांग ज़्यादा है उस समय मछली को निकालें। ये इस तरह की कई सारी उन्नत तकनीकियाँ होती हैं, जैसे झींगा पालन है, मगुर पालन है। ये सब मछलियों के दाम बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे केंद्रीय मछली संस्थान केंद्र पवारखेड़ा में आएँ, आप हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनके साथ बैठकर इस बारे में विशेष जानकारी लें और साथ साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आप हमारे साथ में अटेंड करें। जानना चाहेंगे, जो किसान भाई शिकायत करते कि उनके तालाब में मछलियां लगातार मर रही हैं, किस मौसम में उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए? आपने ठीक कहा, मछली मरने के कई कारण होते हैं। मछलियों में बीमारियां हो जाती, इस कारण भी मछलियां मरती हैं। तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा रात में कम हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की दिन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, इस कारण भी मछली मरती है। मछली मरने के कई कारण हैं। उसमें पानी की मात्रा, मछलियाँ आपने ज़्यादा मात्रा में तालाब में डाल दी तो उस कारण भी मछलियाँ मरती हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने की वजह से होती है। और साथ में कोई जहर यदि तालाब में आ गया उसकी वजह से भी मछली मरती हैं। तो मछली मरने के कई कारण होते हैं। रोकथाम के लिए तो रोकथाम के लिए आपको
स्पष्ट रूप से एक बात बताना चाहता हूँ कि तापमान का अंतर हो गया तो भी मछलियाँ गर्मी में मर जाती हैं, तो पानी का लेवल को आप मेंटेन रखें। साथ ही साथ में जो जलीय पेड़ पौधे हैं उनकी मात्रा को ज़्यादा न बढ़ने दें। जनरली किसान, हमने ये भी देखा है कि किसान बहुत ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ तालाब में डाल देते हैं। प्रति हेक्टेयर यदि हम कहते हैं कि 8,000 से 10,000 जो अंगुलिकाएँ तालाब में डालना चाहिए, किसान बहुत ज़्यादा मछली डाल देते हैं तालाब में तो भी मछलियाँ मर जाती हैं। तो हमें उसका कारण जानना होगा। मैं उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाइयों ने ये जानकारियां नोट कर ली होंगी, और अगर आप मछली पालन के बारे में सोच रहे हैं या फिर मछली पालन कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब ने आज जो जानकारी दी है वो आपके बेहद काम आएंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधतापूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मई का महीना बहुत अहम होता है खरीफ की फसल के लिए, और रबी की फसल की गहाई के बाद अब गहाई का जो कार्य है वो भी लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में किसान भाई अब खरीफ की फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। खेतों की तैयारी करेंगे तो उन्हें क्या ध्यान रखना है, कैसे खेतों की तैयारी करनी है, इस बारे में जानकारी दे रही हैं हमारे विशेषज्ञ मंजू मरावी जी। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो खेतों में कई बार कीड़ों के अवशेष हैं, जो पुराने फसल रह जाते हैं उसके अवशेष हैं, तो उसमें जो भी रोग व्याधि रहते हैं वो मिट्टी पर रह जाते हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए हम है ना खेत में गहरी जुताई करते हैं, जिसके कारण हमारे सारे जो कीट हैं, अंडे हैं और उनके सूढ़ी हैं वो ख़त्म हो मर जाते हैं। तो इस जब ये मई में जब तेज़ धूप पड़ती है उससे उसका पूरा फ़ायदा मिलता है। और हम इसको मई में इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये रबी की जो फसल कटती है, रबी की फसल कटने के बाद क्या होता है कि हमारे खेतों में नमी रहती है। अगर हम है ना बहुत देर से अगर जुताई करेंगे तो हम उसको डीप प्लोइंग नहीं कर सकते। तो डीप प्लोइंग करने के लिए हमें एक एग्जैक्ट एक टाइम समय देखना पड़ता है, उस समय में हम उसे जुताई कर देना चाहिए, जिससे खेत की मिट्टी पूरी तरह से पलट जाए और जो खेत में रहने वाले अवशेष हैं वो मतलब कीट व्याधि के वो मर जाएं। तो इन सब से बचाने के लिए हम ये प्रैक्टिस अपनाते हैं, इस प्रैक्टिस को करते हैं ताकि हमें बाद में वही कीट जब हम फसल लगाते हैं तो वो पनप जाते हैं फसलों में। तो इनसे रोकने के लिए हम ये डीप प्लोइंग करते हैं, डीप प्लोइंग किया जाता है। दूसरा ये है कि जब हमारा खरीफ का मौसम जो शुरू होता है वो कहना चाहिए मौसम आधारित रहता है।
मौसम और मानसून के हिसाब से हम चलते हैं, तो उसके पहले हमें खाद है, बीज है, उर्वरक है, अंकुरण क्षमता है और ये सारी चीज़ों की हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। जिसमें बीज से मेरा मतलब है कि जब भी हम बीज इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग हैं किसान भाई हमारे घर का बीज लेते हैं, तो हम घर का बीज अगर हम घर के बीज ले रहे हैं तो हम उस बीज को सबसे पहले ग्रेडिंग करें, साफ़ सफाई करें। जो बीज में शुद्धता होनी चाहिए और उसका अंकुरण क्षमता भी देखें। अंकुरण क्षमता देखने के लिए अंकुरण क्षमता की प्रैक्टिस करनी होगी कि आपको ये जैसे धान में नमक का घोल का शोधन है और उसके बाद आपको 100 बीज जमा के देखने पड़ेंगे। 100 बीज को आप देखेंगे कि उसमें से कितने बीज आपके अंकुरित हो रहे हैं। अगर 70 से 75 होते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके बीज अच्छे हैं, उपयोग करने लायक है, इसे आप खेत में बो सकते हैं। तो इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि हम ये खरीफ से पहले एक चीज़ और कर सकते हैं, मिट्टी परीक्षण। हमारा कृषि विभाग इसके लिए पूरी तरह से आपके साथ है, सहयोग करता है कि जब आपकी फसल की कटाई होती है उससे पहले आप अपने खेतों की जो मिट्टी के नमूने होते हैं वो आप विभाग के लोगों को दे करके या आप खुद भी स्वयं ये कार्य मतलब उस विभाग के लोगों से संपर्क साध करके आप उनको नमूना दे दीजिए। वो आपके खेत की मिट्टी के कहना चाहिए सैंपल ले जाके उसमें सॉइल टेस्टिंग के जरिए ये बता सकते हैं कि आपके खेत में कितनी उर्वरक लगेगी। क्योंकि हम कई बार क्या होता है कि हम एक बड़े पैमाने में उर्वरक डाल देते हैं जो हमारे खेतों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि हमें जितनी मात्रा चाहिए उस फसल के लिए और जितना क्योंकि क्या होता है कुछ उर्वरक ऐसे होते हैं जो नीचे मिट्टी में जम जाते हैं और वो पौधों को मिल ही नहीं पाते और हम उसके बाद और डाल देते हैं, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा मिट्टी परीक्षण कराने के उपरांत ही आने वाली फसल के लिए हमें ये पता चल जाता है कि अब कितनी मात्रा में हमें उर्वरक की अनुशंसा करनी है। एक ये हो गया खरीफ की फसल के लिए कि उर्वरक की मात्रा कितना। दूसरा अंकुरण परीक्षण करना, वो भी हमने बता दिया। तीसरा ये है कि एक जैविक खाद है, आप जैविक खाद भी ले सकते हैं। जैविक खाद में ये है कि उसके अगर आप स्वयं बनाते हैं तो स्वयं बनाने के लिए आपको 2-3 महीने पहले ही उसकी तैयारी करनी पड़ती है, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो चाहे गोबर की खाद हो जिसे हम नाडेप कहते हैं। ये भी आप तैयार करके डाल सकते हैं। जैविक खाद डालने के ये है कि आपको जो अपन मार्केट से जो उर्वरक खरीदते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र खरीदते हैं, रासायनिक उर्वरक खरीदते हैं, वो हमें मतलब हम उस लागत से बच जाते हैं, क्योंकि ये जो लागत है ये हमारे घर से हम स्वयं तैयार करते हैं। इसमें हमारा जो घर में ही जो हमें रिसोर्सेस है हम उससे ये जैविक खाद तैयार करते हैं। तो इसमें आपका पूरा घर का रहेगा, आपके सामने बना रहेगा, तो आपको ये नहीं रहेगा कि ख़राब है या कुछ है। मतलब हम अपने घर के खाद को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये है कि इससे मिट्टी की भुरभुरी बनी रहती है, दूसरा पानी में जो अवशोषित करने की जो शक्ति है मिट्टी में वो बना रहता है, नमी बनी रहती है और लंबे समय तक है ना आपके कहना चाहिए मिट्टी का जो है लाइफ जो है जीवन जो है लंबे समय तक मिट्टी की बनी रहती है। तो ये जैविक खाद के हमारे ये जो कहना चाहिए कि फ़ायदे ये हैं, इसलिए जैविक खाद को आजकल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन किया जाता है कि आप जैविक खाद डालें, जिससे आपके खेतों की उर्वरकता और नमी के साथ आपकी मिट्टी की भी लाइफलाइन बनी रहे। तीसरा ये है कि आप जैसे अभी मूंगफली बोएंगे तो मूंगफली बोने से पहले आप उसके जो दाने हैं वो छिलके से निकाल के आप रख सकते हैं। और मक्का बोते हैं, मक्का बोने से पहले आप ये देख लें कि मक्के को भी आप छील करके रख सकते हैं। ऐसे छोटी छोटी कई चीज़ें हैं जो हमें खरीफ से पहले कर लेना चाहिए। और धान बोना है तो धान से पहले आप नर्सरी लगा लें और सारी व्यवस्था आप कर लें, ताकि उस समय हमें खरीफ के समय जैसे ही मानसून शुरू हो तो हमें वहाँ मतलब कहना चाहिए कि सारी व्यवस्था जब हमारे पास रहेगी तो हमें उस टाइम तत्काल में हम सब कार्य कर सकते हैं, क्योंकि मौसम आधारित जब ये मौसम है फसल है तो हमें इसी हिसाब से ही कार्य करना चाहिए। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार
ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज हमने आपको जो जानकारियां दी वो आपके बेहद काम आएंगी और हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। आप ख़तों के ज़रिए बता सकते हैं कि आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा और आपके सुझाव क्या हैं, ये भी आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। तो फिलहाल वक्त है आपसे अनुमति का, लेकिन इस वादे के साथ मैं आपसे अनुमति ले रहा हूँ कि अगले कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।